Hello plus one class, welcome to lecture number 3 of structure of atom. लास्ट टू लेक्चर्स में हमने बेसिक्स किया, मॉडल्स किए। मॉडल्स में हमने थॉमसन पढ़ा, सेकंड उसके बाद रदरफोर्ड पढ़ा। रदरफोर्ड में आपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा, उसके नोट्स भेजे थे, बहुत लोगों ने नोट किए, ठीक है। और उसके बाद हमने किया आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्लियर? अगर आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी कर रहे हैं तो आप लोगों को एनसीईआरटी के बाहर भी जो है वो करना है, ठीक है। मतलब कि जो मैं आपको कराऊंगा वो सारा करना है, ठीक है। स्ट्रिक्टली आपको एनसीईआरटी की फॉलो नहीं करनी। मॉडर्न या प्रदीप रेफरेंस बुक जो है हमें सारा करना होता है, क्लियर, ताकि हम कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो सके। चलो, आज का जो हमारा लेक्चर है, देखो हमने दो मॉडल कर लिए। कौन कौन सा? थॉमसन कर लिया, रदरफोर्ड कर लिया। बचा क्या? बोहर मॉडल। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ बोहर मॉडल बचा, लेकिन ऐसा नहीं है। बोहर के बाद भी एक मॉडल आया था 1940s में, ठीक है, वो था क्वांटम मॉडल, ठीक है, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। आप लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा, ठीक है। तो जो अभी हम जो एक्सेप्टेबल मॉडल है दैट इज क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। आप लोगों ने बोहर तक पढ़ा होगा 9th में, ठीक है। हम बोहर से पहले करेंगे कि बोहर मॉडल आया क्यों, कैसे पता लगा बोहर को कि कुछ और भी हो सकता है ना। रदरफोर्ड की सबसे पहले हम ड्रॉबैक्स देखते हैं। देखो ड्रॉबैक्स क्या है। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल करेगा। कब करेगा? जब वो रिवॉल्व कर रहा होगा। जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी इमिट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होता है, हमें पता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रिवॉल्व करता है, एनर्जी इमिट करेगा, उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा। मालूम है, तेजी से कोई स्टोन घुमा रहा हूं, है ना, तो अगर मैं स्पीड कम करूंगा वो पास में शुरू हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी फॉल कर जाता है न्यूक्लियस में। लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना। हमें पता है एटम स्टेबल होता है, इसलिए रदरफोर्ड को डिस्कार्ड कर दिया गया था। रदरफोर्ड मॉडल वाज डिस्कार्डेड, राइट। उसके बाद बोहर ने अपना मॉडल दिया, और बोहर ने अपना मॉडल कैसे दिया, है ना, किस बेसिस पे दिया, हम पहले उसको समझेंगे। राइट डाउन developments leading to the Bohr model of atom। developments leading to the Bohr model of atom, ठीक है। तो जो लाइट होती है, सबसे बड़ी चीज लाइट का नेचर क्या होता है? लाइट पार्टिकल है या वेव है? लाइट कैसे मूव करती है? ऐसे कॉन्टिन्यूस सीधी जाती है, ऐसे मूव करती है। पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इसको फेंकूंगा, ठीक है। अगर मान लो बॉल है, कैसे फेंकूंगा? सीधी जाएगी, ऐसे ऐसे तो नहीं जाती, है ना, नहीं जाती ना। तो बॉल क्या है? पार्टिकल है ना। हम लोग मान रहे हैं बॉल पार्टिकल है, लेकिन बॉल के पास भी वेव नेचर होता है, ठीक है। हर एक पार्टिकल, दुनिया में हर एक पार्टिकल के पास दो तरह के नेचर होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। लेकिन जब मैं बॉल फेंकता हूँ, ठीक है, तो मेरे को ध्यान से समझना, कंसेप्ट बहुत अच्छा है। जब मैं बॉल फेंकता हूँ तो वो मेरे को बॉल सीधी ऐसे जाती नजर आती है, सीधी फेंकूंगा तो ऐसे दिखेगी, है ना। लेकिन एक्चुअली वो भी ऐसे ऐसे जाती है, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि वो ये जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा छोटी होती है, ठीक है। ये आगे जाके कंसेप्ट आएगा तब और क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी हम इसको समझते हैं। तो जो लाइट होती है उसके पास दो तरह का नेचर होता है। कौन कौन सा? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। आप लोगों को पता होना चाहिए, पार्टिकल नेचर जो है लाइट का, वो आप लोग प्रूफ कर चुके हो 10th क्लास में। रिफ्लेक्शन की जैसे बॉल है, एक एंगल पे बॉल फेंकूंगा, यहाँ पे एक एंगल पे बॉल फेंकी, टकरा के वापस आएगी, है ना। लाइट भी ऐसी टकरा के वापस आती है। इसका मतलब लाइट के पास कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर जो कॉस्पस्कुलर थ्योरी थी, ठीक है, तो वो पार्टिकल नेचर पे है। तो पार्टिकल नेचर के साथ हमने क्या क्या प्रूफ किया? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना। लेकिन हम लोग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन नहीं कर पाए। इंटरफेरेंस प्लस 2 में फिजिक्स में आएगा, डिफ्रैक्शन भी साथ में ही आएगा, ठीक है। तो वहां आप डिटेल में कर लेना।
वो उस उनसे पता लगता है कि लाइट के पास क्या होता है, वेव नेचर होता है। ठीक है, जब मेरे को कभी टाइम मिला तो मैं आपको जरूर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस थोड़ा सा समझा दूंगा। ठीक है, तो जो वेव नेचर है उससे क्या पता लगता है, वेव नेचर से डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस होते हैं, और पार्टिकल नेचर से हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते। क्लियर? चलो अब हम आगे चलते हैं। आप लोगों ने हेडिंग दे रखी है, उसके बाद आगे लिखो बच्चे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, राइट नाउ, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू मॉडल्स, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा स्लो करा रहा हूं। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू मॉडल्स टू इंप्रूव Rutherford model of an atom, two new concepts played a major role. Two new concepts played a major role. These are, first देखो, dual nature या dual behavior of the electromagnetic radiation. Dual behavior of electromagnetic radiation. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइट के पास दोनों तरह का नेचर होता है, लाइट नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, राइट डाउन, यानी कि वेव नेचर है ना, राइट डाउन। दिस मीन्स दैट लाइट हैज बोथ पार्टिकल लाइक, लाइट हैज बोथ पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज, एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। सेकंड लिखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा आगे जाके डिटेल में आएगा, तब आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप लोग डेफिनेशन लिख लो, होता क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, राइट डाउन। The experimental results regarding atomic spectra, the experimental results regarding atomic spectra of atoms can only be explained by assuming quantized, क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स्ड। क्वांटाइज के ऑपोजिट वर्ड जो इस चैप्टर में यूज होगा वो है कंटिन्यूअस। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ये समझा भी देता हूँ। क्वांटाइज लिख लिया आपने, क्वांटाइज फिक्स ब्रैकेट क्लोज, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इन एटम्स। मतलब क्या है? मतलब ये कि जो न्यूक्लियस होता है और उसके बाद जो शेल होता है, ऐसा नहीं होता पहला शेल यहाँ पे दूसरा उसको ओवरलैप करेगा जैसे रेनबो होता है। ठीक है, रेनबो की तरह नहीं होता, अलग अलग होते हैं शेल्स, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात कर रहा है वो इसके थ्रू होता है, वो भी नहीं है, आगे जाके आएगा तब कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं रख कर रहा हूँ। इससे मैंने आपको बताया कि क्वांटाइज का मतलब क्या है, क्वांटाइज और कॉन्टिन्यूअस में फर्क है। जैसे जो रेनबो होता है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और जैसे मान लो एक लाइन यहाँ बनी, एक यहाँ बनी, एक यहाँ बनी, ये यहाँ बनी, ये क्या है, क्वांटाइज। क्लियर? डिसकंटिन्यूअस। ठीक, चलो हम आगे चलते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा आप लोगों ने पूरा लिख लिया, इसी के साथ आगे लिखो, कंटिन्यू करो। लेट अस ब्रीफली लर्न अबाउट दीज concepts before studying a new model proposed by Niels Bohr, NIELS Bohr, Niels Bohr, known as Bohr model of atom, right? Known as Bohr model of atom. चलो बच्चे हम आगे चलते हैं। चलो पहले हम लाइट का डिस्कस करते हैं। लाइट को लिखो, नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेचर ऑफ लाइट एंड electromagnetic radiations. Nature of light and electromagnetic radiations. देखो उसके बाद लिखो वेव मोशन। लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है, आपको पता है कैसे, जैसे कि रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, उसमें क्या शो होता है, लाइट का पार्टिकल नेचर। और लाइट के पास वेव नेचर भी होता है,
और वेव नेचर से हमने प्रूव किया इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। आप लोग एक आधी लाइन पढ़ सकते हो नेट से, ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या होता है, क्लियर। देखो वेव मोशन, जो लाइट होती है, ठीक है, वो वेव की तरह ट्रेवल करती है, ठीक है। और ये जो ऊपर है इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट ट्रफ, नीचे ट्रफ, राइट। एक क्रस्ट यहां से लेके यहां तक जो लेंथ होगी उसको क्या बोलोगे, वेवलेंथ, क्लियर। यहां से यहां भी बोल सकते हो, यहां से यहां भी बोल सकते हो, यहां से यहां भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं नीचे से भी शो कर देता हूं, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे तक, है ना। वेवलेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, क्लियर। और उसके बाद एक चीज और बता देता हूं, ये जो होता है इसकी जो हाइट होती है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, क्लियर। इसमें से ही हमने सारी डेफिनेशन समझ लेनी है, ठीक है, धीरे धीरे समझते हैं ना, बहुत से समझाऊंगा। वेव मोशन, लाइट जो होती है वो इस तरह ट्रेवल करती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारे पास, वेवलेंथ, ठीक है। हमने टर्म कौन सी पढ़नी है, इधर देखो, एक हम पढ़ेंगे वेवलेंथ, फिर हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कितनी तेजी से कोई काम हो रहा है, हम कोई भी यूनिट फिक्स कर सकते हैं, है ना। तो देखो जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ना, तो जो लाइट ट्रेवल करती है वो कितनी स्पीड, सी स्पीड से ट्रेवल करती है, और सी कितना होता है, 3 × 10⁸, राइट। सी में यहां लिख देता हूं, सी इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये लाइट की होगी स्पीड। एक सेकंड में यहां से कितनी वेव्स पास हो रही हैं, एक सेकंड में यहां से कितनी वेव लेंथ्स पास हो रही हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का ना फॉर्मूला बहुत मजेदार है, आप लोगों ने शायद पता भी हो, लेकिन कैसे है वो नहीं पता होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो लाइट एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 3 × 10⁸, है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये म्यू फ्रीक्वेंसी का सिंबल, ठीक है। लाइट एक सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सी लिख देता हूं, है ना। और अगर मैं इसको वेवलेंथ के साथ डिवाइड कर दूं तो नंबर नहीं आ जाएगा कितनी वेवलेंथ पास हुई, है ना, तो वही तो फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब मैं इसको लैम्डा से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा कि कितनी वेवलेंथ उसमें से पास हुई एक सेकंड में, है ना। तो ये फॉर्मूला आता है इस तरह से। आई होप आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो 2-3 बार सुनो, और फिर भी ना समझ आए फिर वैसे पूछ लेना, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, राइट। ये आप लोग बना लो, ड्रॉ कर लो इसको, चलो इसको ड्रॉ करने के बाद आगे लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। फर्स्ट लिखो वेवलेंथ, वेवलेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, बोलते क्या लैम्डा, है ना, स्पेलिंग इसके क्लियर, राइट डाउन। द डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent crest or trough is called wavelength, और इसके यूनिट्स क्या होंगे बच्चे, सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, और ज्यादातर हम नैनोमीटर भी यूज करते हैं, नैनो मींस 10⁻⁻⁹, ठीक है, क्योंकि वेव की जो लेंथ होती है बहुत ज्यादा छोटी होती है, इसलिए छोटे यूनिट्स यूज होते हैं, क्लियर। उसके बाद आगे देखो फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं न्यू, इसको क्या बोलते हैं, ये इसका सिंबल है, ठीक है, बोलते क्या है, न्यू, ठीक है। राइट डाउन द नंबर ऑफ वेव्स which pass through a given point in 1 second is known as frequency, और फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स आपको पता है हर्ट्ज, ठीक है, क्या होते हैं हर्ट्ज, और भी होते हैं ना सेकंड पर, सी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, लैम्डा के मीटर, तो मीटर कैंसिल,
सेकंड इनवर्स बोलो या हर्ट्ज बोलो, सिंबल होता है इसका एचजेड, ठीक है। यूनिट्स आ गई हमारे पास। इसके बाद देखो वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है 3 × 10⁸ थर्ड पॉइंट, राइट डाउन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव in 1 second is called the velocity of the wave। फोर्थ पॉइंट लिखो एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड इसकी जो ये जो हाइट है, राइट डाउन इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट, इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ वेव, डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ वेव, उसको ये बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और किस सिंबल क्या इसका, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, क्लियर। उसके बच्चे नंबर आता है हमारे पास फिफ्थ जो है वो है वेव नंबर। देखो वेव नंबर क्या होता है, ये मैं रख कर देता हूं। वेव नंबर म्यू बार, उसको म्यू बार भी बोलते हैं, ठीक है। वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1/λ। एक सेंटीमीटर में कितनी वेव्स आती है, ठीक है। वेव नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, तो एक सेकंड में कितनी वेव्स आती हैं वो होगा वेव नंबर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में कितनी वेव्स पास करती हैं, दोनों में फर्क है, ठीक है। राइट डाउन इट इज डिफाइंड एज द number of wavelengths per centimeter, and is equals to the inverse of wavelength expressed in centimeter। ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो, न्यू बार इक्वल्स टू c by lambda, ठीक है। तो यहां से बच्चे एक और रिलेशन आता है, देखो ये खत्म हो गया हमारा 5 पॉइंट खत्म। इसके नीचे लाइन बना लो, उसमें देखो न्यू इक्वल टू c by lambda, ठीक है। एल भी लो 1/λ इक्वल्स टू यहां से न्यू बार, तो न्यू क्या है, न्यू इक्वल्स टू c इनटू दिस। जनरल सा रिलेशन है, कभी भी आप खुद भी ड्राइव कर सकते हो, याद रखना, ठीक है। चलो ये मैं रब कर रहा हूं, सारा हो गया हमारा ये। Now this topic is over. Write down next topic. इसी के साथ का टॉपिक है, that is electromagnetic radiation. Write down electromagnetic radiation. लाइट के पास इलेक्ट्रिक वेव भी होती है, मैग्नेटिक वेव भी होती है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होती है, क्लियर। देखो in 1870, राइट डाउन, in 1870 जेम्स क्लार्क मैक्सवेल proposed that light and other forms of radiant energy propagate through space, मतलब जब ट्रैवल करती हैं, propagate मतलब ट्रैवल करना, propagate through space in the form of waves, these waves have electric field and magnetic field, ठीक है। इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड associated with them and are therefore called electromagnetic radiations या electromagnetic waves और electromagnetic waves, दोनों लिखो, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव्स होती हैं दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होती हैं। राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, राइट डाउन characteristics of electromagnetic radiations. First, these two fields
oscillates in the direction perpendicular to each other. And have same wavelength and frequency. Second point, सबकी स्पीड सेम होती है 3 × 10⁸ स्पीड भी सेम होती है, राइट डाउन। इसको EM वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, राइट डाउन। सेकंड पॉइंट, ऑल EM वेव्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड, ऑल EM waves travel with the same speed, ब्रैकेट में स्पीड लिख लो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्लियर। थर्ड पॉइंट, सन तक यहाँ जो लाइट पहुंचती है विदाउट एनी मीडियम पहुंचती है ना। एटमॉस्फेयर की हाइट तो थोड़ी सी है, उसके बीच में कुछ भी नहीं है, खाली स्पेस है ना, वैक्यूम है, तो वहां से भी लाइट ट्रैवल करके आती है। इसका मतलब लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, ठीक है, राइट डाउन। These electromagnetic radiations, EM waves, EM radiations या waves भी लिख सकते हो, do not require any medium for propagation, मतलब कि ट्रैवल करने के लिए, for propagation। एग्जाम्पल दी हुई है, लिखो फॉर एग्जाम्पल, light reaches us from the sun through empty space, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पता लग गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं वो एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होती हैं और स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करती हैं और इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए, क्लियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने क्या करना है, हम इसको अरेंज करेंगे, ठीक है, कैसे, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। एज यू नो दैट म्यू इक्वल्स टू 1/λ है ना, प्रोपोर्शनल का साइन आप लोग ने फिजिक्स में भी समझा होगा, इनवर्स रिलेशन है, ये बढ़ेगा ये कम होएगा, तो या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमें बनाना है या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी होगा और या डिक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो इसको हम अरेंज करते हैं, ठीक है। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, मैं आपको जनरली बता देता हूँ। अरेंजमेंट जो होता है अलग अलग रेडिएशन से, आप लोगों को पता है कॉस्मिक रेज है, हमारे पास यूवी रेज है ना, यूवी हमारी अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड रेज है, विजिबल रेज है, रेडियो वेव्स, ठीक है, तो काफी सारी वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, तो इनको जो हम अरेंज करते हैं इसकी ऑर्डर में, वेवलेंथ के ऑर्डर में, ठीक है, इसको पूरे को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, in the order of increasing wavelength, ब्रैकेट में लिखो, और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी is known as electromagnetic spectrum, आपको ये बनाना, साथ साथ बनाते जाओ। जो 10⁻⁸ होता है, सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो होती है कॉस्मिक रेज। बच्चे आप लोग देखो, एक चीज बताता हूँ आपको मैं, जो वेवलेंथ होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के साथ, ठीक है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
E इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। ये फॉर्मूला हम आगे जाके करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। अब इसको भूल जाओ, ये तो कांस्टेंट है। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, जितनी वेवलेंथ कम उतनी एनर्जी ज्यादा, ठीक है। तो कॉस्मिक रे की जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है, स्पेस से आती है, और अगर ये हमारी बॉडी पे स्ट्राइक करती है, हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, अगर हमारे डीएनए पे पड़ती है तो डीएनए का स्ट्रैंड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आती है गामा रेज, गामा रेज, एक्स रेज। इसीलिए क्या होता है, जब हम एक्सरेज करवाने जाते हैं तो हमारे एक स्पेशल सूट दिया जाता है ताकि रेज ना पड़े, वो रेज हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। 10⁻10 10⁻18, सोचो कॉस्मिक रेज कितना बुरा हाल कर सकती है, ठीक है। तो काफी पावरफुल रेडिएशन होती हैं कॉस्मिक रेज। एक्सरेज के बाद यूवी विजिबल इंफ्रारेड, यूवी, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, ये हमारा जोन है, ठीक है, दैट इज विजिबल जोन, जिसको हम देख पाते हैं, और हम कोई भी रे देख नहीं पाते। विजिबल लाइट हम देख सकते हैं ना, इसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, बहुत अच्छा जोन है, इसको अलग से भी नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। यूवी विजिबल इंफ्रारेड, यूवी विजिबल के बाद क्या आता है, इंफ्रारेड, ठीक है। और इंफ्रारेड के बाद हमारे पास है माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और हमारी रेडियो वेव्स। और फिर बचा विजिबल, हमारा रीजन है, इसको हम डीप में स्टडी करेंगे, डेप्थ में जाएंगे इसकी। विजिबल में 7 होते हैं ना, तो वॉयलेट से लेके विबग्योर, ठीक है। 380 से शुरू होती है, मैं 400 लिख देता हूँ जनरली। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, नैनोमीटर समझते हो ना, दैट इज 10⁻⁹, ठीक है। तो वॉयलेट की मानी जाती है वेवलेंथ कितनी, कितनी वेवलेंथ होती है, 400 नैनोमीटर, ठीक है। और रेड की 700 नैनोमीटर के आसपास, ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है, ठीक है बच्चे। इसको नोट कर लो अच्छे से। नोट इट डाउन। इसके बाद बच्चे इसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। देखो write down one question. The wavelength of blue light is 480 nanometer. Wavelength blue light की है 480 nanometer. Calculate the frequency and wave number of the light. सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ठीक है। Calculate the frequency and wave number, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, nu इक्वल टू c बाई लैम्डा। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो मेरे पास 2 वेरिएबल है, तो ये मैं निकाल नहीं सकता, लेकिन c की वैल्यू आपको पता नहीं चाहिए, खुद से लेनी है, कितनी, इतनी, ठीक है। ये बच्चे स्पीड है इसकी वैक्यूम ही होती है, अलग अलग डेंसर मीडियम में जाएंगे स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ केस होगा तो आपको स्पीड गिवन होगी, है ना। अगर नहीं गिवन तो वी विल टेक इट दिस 3 × 10⁸। तो इसको पुट कर लो। यूनिट्स लिखने बहुत जरूरी है, मैं साथ साथ लिख दूंगा हर बार आप लोगों की क्लैरिटी के लिए। आप लोग भी ऐसे किया करो, कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। वेवलेंथ 480 नैनोमीटर, 480 नैनोमीटर, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर ही, मीटर का मीटर कैंसिल। देखो सेकंड बच गया, अकेला सेकंड इनवर्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। इट मींस मेरा फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला भी चेक हो जाता है हमारे साथ साथ, ठीक है। इसको वैसे डिवाइड कर लेंगे, करें 3 / 480, इसको तो ऐसे ही रहने दो। 10⁻⁹ 10⁻8 ऐड हो गया, 8 और 9 स्टार 10⁻70, क्लियर। और ये बचा हमारे पास, इसको डिवाइड करते हैं। देखो इसको डिवाइड कैसे करना है, मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। हर बार बताता हूँ, डिनोमिनेटर को सीधा 1 पे कैंसिल कर दो, ठीक है, सबसे आसान तरीका।
ठीक है, कैसे करना है, इसको 0 दो, इसको 3 0 दे दो चलेगा, ठीक है। कितना बन गया, 1 2 3 3000 बन गया, 10 की पावर 14 आ गया, नीचे 480 आ गया, 1 0 तो आपकी कैंसिल ही होगी ना, उसको छोड़ ही दो। चलो ये आ गया। उसके बाद इसको सीधा 48 को काट दो, वैसे पता लग ही रहा है 6 आ रहा है ना, 50 इंटू 6 कितना होता है, 50 इंटू 6 30 300 ना, तो ये तो 6 पे जाएगा ही जाएगा, 6 आ गया, 48 इंटू 6 मतलब कि 300 में से 12 कम कर रहे हैं, यानी कि 288, ठीक है। 288 पीछे क्या बचा, रिमाइंडर 12, ये आया, अब 2 आ जाएगा, 6.2 आंसर आ गया, 6.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। ऐसे ही इसके क्वेश्चंस, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके आगे वाले जो टॉपिक्स आएंगे उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया, उसके बाद निकालना वेव नंबर इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा, तो ये भी सिंपल है, 1 बाय लैम्डा का आंसर आ जाएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 2.08 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स, 2.08 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स, ठीक है बच्चे। इसकी असाइनमेंट आएगी आपके पास, और साथ साथ शुरू कर लेना, और फिर हम इस चैप्टर का भी जो टेस्ट होगा 2 पार्ट्स में होगा, ठीक है, आपको मैं बता दूंगा। ओके बाय।